वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। जैसा कि हमने लास्ट टर्न पे देखा था और प्रॉमिस किया था कि आज हम एनालाइज करेंगे यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को, और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि रियल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में करंट अफेयर्स की कितनी यूटिलिटी रहती है, उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कितना होता है, और मॉक टेस्ट से भी कितना ज़्यादा फायदा होता है। और जैसा कि आप थंबनेल से भी समझ गए होंगे कि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के जाते हैं तो क्या होने वाला है, क्या आपको कुछ लॉस होने वाला है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि लास्ट टर्न पे मैंने प्रूव किया था और आज हम लोग और कंक्लूसिवली देखेंगे। अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा जो हाइप बनी हुई है करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, अगर आप एक हद के बाद करंट अफेयर्स नहीं भी करते हैं ना, तो भी आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो किसी तरीके से भी नहीं रुकने वाला और बहुत ईजिली क्लियर हो जाने वाला है। तो आपके दिमाग में जो ये करंट अफेयर्स का फोमो बन गया है, बहुत ज़रूरी कि आप इससे बाहर आएँ। तो इसीलिए एविडेंस बेस्ड और मतलब जो बिल्कुल डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है वो आपकी हो सके, इस वजह से मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो हम अगर इस लेक्चर को पूरी तरीके से समझेंगे तो आपको भी लेक्चर के एंड तक मुझे पूरा यकीन है आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपका करंट अफेयर्स नहीं भी हो पा रहा है ना, अगर आपने शिद्दत से पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया है, अच्छे से एनालिसिस, तो भी आपका करंट अफेयर्स ईजिली हो जाएगा, करंट के भी क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर बिगिन करते हैं। और इस लेक्चर को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो इससे जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर है उसको जरूर आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का आया था, आप देख रहे होंगे, पोर्ट से रिलेटेड था। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा ट्रेंड है, ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री, जो थ्री मैचिंग वाले होते हैं, कि अगर आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है तभी हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक हद से ज़्यादा नहीं बन सकता है। इसमें बस एक चीज़ बन सकती है कि आप देखें कि हमें ये इतना तो पता है कि जो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें से कोई एक ही सही होता है। यहाँ पे वो बात कर रहा है लार्जेस्ट, यहाँ पे भी वो बात कर रहा है लार्जेस्ट, तो हमें पता है दो और तीन एक साथ तो नहीं सही हो सकते। दो तीन एक साथ नहीं सही होंगे लेकिन कोई एक तो सही होगा, तो इसका मतलब ऑल थ्री नहीं हो सकता, इसका मतलब नन भी नहीं हो सकता। अब अगर हमें इसकी नॉलेज है कि नहीं तो उससे ये सॉल्व हो सकता है। तो आप देख रहे हैं पीवाईक्यू कितना मदद करता है, हमें नहीं भी पता तो भी हमने कि ये 50-50 कर लिया है। इधर आते हैं 3/4 डेमोक्रेटिक, ये भी करंट का, कॉन्गो बेसिन करंट का। अब बाय द वे ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, ये हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला तो नहीं, बट 7th क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है और दो ट्रिक है इसमें, लेकिन मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। अब वैसे ही ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो हमने इस पेज में देखे कम से कम 4 क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स बेस्ड आए हैं, और जिसमें से एक तो प्योरली ही सॉल्व किया जा सकता है और एक 50-50 तक आया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था क्योंकि ये पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट है, लेकिन अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है आगे हम देखेंगे कि इसको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे और पीवाईक्यू एनालिसिस बेसिस पे स्टैटिक की नॉलेज से सॉल्व किया जा सकता है। इसको भी करंट का क्वेश्चन है लेकिन हम पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे किया जा सकता है, सेम हियर। अब ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन इसको बनाया जा सकता है बिना पढ़े भी। चलिए आगे देखते हैं, 4 3 7 क्वेश्चन देखे। आठवां, अब ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक हमने 10 क्वेश्चन देखे करंट अफेयर्स बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड। अब ये भले ही करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में नॉलेज से किसी को नहीं आता था और किसी करंट अफेयर्स में ये कवर भी नहीं था, तो ये भी है, आप कितना भी पढ़ के चले जाएं कुछ चीजें आपसे नहीं बनेंगी। सिमिलर थिंग यहाँ पे, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है और कहीं पे ये कवर नहीं था, तो आप कितना भी एक हद से ज़्यादा करके चले जाओ तो करंट अफेयर्स आप इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो सुने ही नहीं होंगे, बने नहीं होंगे। ये उनमें से एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 क्वेश्चन भी आए। अब ये G20 का क्वेश्चन था। अब भाई G20 इंडिया ने जब होस्ट किया तो आना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी एग्जाम में बन जाना था। ठीक है, चैड माली वाला, अब ये 2022 का अगर आपने पेपर किया होता तो ये वहीं से लिफ्ट होके आया था। तो इसमें अगर आप करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चों को पेपर में एग्जाम में दिक्कत हो गई, मैं आगे दिखाऊंगा कि कितने इजीली बन सकता है। अब अगेन ये इजीली बन सकता है भाई, सबको पता है टिग्रे एक जमाने में इथोपिया से चल रहा है, तो ये गलत तो ये गलत, तो अगेन इजी पड़ जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के मेरा ख्याल से 17 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड आए थे 2023 में। तो अगर हम उसकी एक क्विक एनालिसिस करें, शॉर्ट एनालिसिस, तो 17 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स बेस्ड आए थे। अब इनमें से ओवरऑल 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सॉल्व, अब जैसे वो बीटा वाला देखा वो सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है, पोर्ट वाला फंस जाता क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो प्राइवेट मॉक टेस्ट या विजन आईएएस करंट अफेयर से बन सकते थे, लेकिन तीन तब भी रह जाते हैं।
लेकिन अब मान लीजिए हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होता या विजन मॉक टेस्ट नहीं दिया होता तो क्या होता, तो भी अगर हमने PYQ एनालिसिस अच्छे से की है, हमें पता है किस तरीके से यूपीएससी का एल्गोरिदम वर्क करता है, तो भी उनमें से 14 में से जो हमने पढ़ के सॉल्व किए, उनमें से 11 तो हम सिर्फ अपनी PYQ नॉलेज या एनालिसिस या एल्गोरिदम के बेसिस पे ही सॉल्व कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली पूरे साल हमने जो इतना ज़्यादा 1000 पेज से ज़्यादा का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ रही, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो इसका और भी बेटर प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सकता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो फोमो बना हुआ है करंट अफेयर्स का, इससे बाहर आते हैं और देखते हैं कि क्या और बेटर तरीका है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने का। क्योंकि मेरा मानना है पूरे कन्विक्शन के साथ कि प्रीलिम्स निकालने के लिए बिल्कुल भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि आप मत पढ़िए, मेंस में ज़रूरत है, बट प्रीलिम्स के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाती है प्रीलिम्स निकालने में कि हम करंट अफेयर्स के पीछे भागते तो हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जहां से क्वेश्चन वर्बेटम उठ के आ रहे हैं, लोग पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कहीं से नहीं बनते, प्रीवियस ईयर से बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके मतलब दिखाने की कोशिश करूंगा कि 2023 में कितने क्वेश्चन PYQ से आए हैं। सीधे सीधे PYQ से लैंग्वेज ही लिफ्ट की गई है, आप काउंट कीजिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं दिखाई दूंगा आज। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया, अब ये क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड देखिए, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए 2013 में उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन पूछा था और ये क्या थी, सी ऑप्शन था इसका। तो इसका मतलब अगर आपने 2013 से पढ़ा होता, यानी 10 साल पीछे लगाए होते, तो ये हो जाता 2015। ये यहाँ पे भी ओपन मार्केट ऑपरेशन और यही तो पूछा है उसने, यानी कि अगर आप PYQ करके गए होते तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाता। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में ये क्वेश्चन आया, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आंसर है लिमिट द पावर्स। 2021 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा ना, क्या होती है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय, यहाँ पे भी लिमिट है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय। 2020 में देखिए, ये 2021 और 20 दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं 2023 का दूसरा क्वेश्चन एज इट इज वर्ड बाय वर्ड उठ के PYQ से आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, आपको लगता है बहुत पढ़ना, बिल्कुल नहीं। ये देखिए क्या है, देवी चंद्रगुप्त कहाँ पे था लास्ट बार, 1997 में देवी चंद्रगुप्त, और इधर बिलान है, इधर बिलान है। बिलान से मैचिंग नहीं थी, इसका कुछ और था, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन करके गए होते तो आपको एज इट इज यहाँ से मिल जाता। दूसरा देखिए मिलिंद पन्हा, अब इसका नागसेन था, कुछ लोग नाग अर्जुन कर दिए थे, क्या था इसका आंसर, नागसेन। ये भी 1997 से, तो वहीं से सीधा लिफ्ट हुआ है। आप देख रहे हैं नाग अर्जुन भी यहाँ वन ऑफ द ऑप्शन है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, यहीं से। तो ये होता है जब आप PYQ करके जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन लिफ्ट होते हैं PYQ से। ठीक, और देखते हैं, चौथा देखते हैं। ये भी आया था 2023 में, सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये 2011 में पढ़िए, सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको बस ये स्टेटमेंट पता होता, आप पहला काट देते, आपका बन जाता। ठीक, 4 क्वेश्चन देखे हमने, आगे चलते हैं। 5वां क्या लिखा है, चैड, गिनी, माली, सूडान, क्या है, कू। अब ये सब कहाँ है, साहिल रीजन में, आप पढ़िए, बाकी सब नहीं पता। अब 2022 में देखिए क्वेश्चन आया और ये गिनी पे ध्यान दीजिए, यही गिनी है, यहाँ पे भी गिनी के बारे में बात हो रही है ना, ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये गिनी के बारे में बात हो रही, यहाँ पे भी गिनी के बारे में बात हो रही। क्या कह रहा है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। तो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को किसने सस्पेंड किया, मिलिट्री। इसका मतलब क्या होता है, कू। वही चीज पूछी है, जो चीज 2022 में दे रखी सेम चीज पूछी है, यानी एज इट इज रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 5वां देख लिया हमने, 6वां देखते हैं, 2023 में ही देख लीजिए, क्या कह रहा है, सिविल स्ट्राइफ कहाँ पे है, सोमालिया में। ठीक, अब सिविल स्ट्राइफ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिविल अनरेस्ट। ठीक, 2022 में देखिए क्या है, सिविल वॉर कहाँ है, सोमालिया। तो एज इट इज क्वेश्चन लिफ्ट हुआ 2022 में, और फिर आपके सामने प्रचार क्या किया जा रहा है, कोचिंग मतलब जो भी कोचिंग वाले हैं या बाकी सब लोग हैं, क्या कि करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया 2023। कुछ नहीं होता है ऐसा। अगर आप PYQ करके जाते हैं तो सब कुछ वहीं से लिफ्ट होता है, लेकिन आपको शो ऐसा किया जाता है फोमो बनाने के लिए कि ये सब करंट अफेयर से आ रहा है। नहीं जरूरत है भाई, आप पढ़िए तो एक बार, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए DNA का क्वेश्चन है। ठीक, DNA क्या है, रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज। इधर देखिए 2022 में ही आया। DNA क्या है, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। आप लैंग्वेज भी पकड़ रहे हैं ना, DNA क्या होता है, जो रिलेशनशिप है अमंग स्पीशीज, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज, यहाँ क्या है, रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज। इतना भी अगर आप पढ़ के गए होते, भाई कुछ नहीं करना है, सीधे PYQ की लैंग्वेज लिफ्ट हो गई। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं।
और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए सीस्मोग्राफ में क्या है, पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। इधर आइए, पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे भी कह रहा है रिकॉर्डेड अर्लियर मतलब पहले आएंगी, ये क्या कह रहा है फर्स्ट टू अराइव। कहाँ पे, एनडीए 2023। तो अगर आपको यूपीएससी के सिविल सर्विस के अलावा कहीं देखना है तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आप सीडीएस और एनडीए के लास्ट के 2 ईयर्स क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन लिफ्ट होके आपके पेपर में आते हैं। ठीक, और देखते हैं, तो यहां तक इतने क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कम से कम 8 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वर्बटम वर्ड बाय वर्ड ही लिफ्ट करके आ रहे हैं। तो आपके जो करंट अफेयर्स है उससे ज़्यादा बेटर सक्सेस रेशियो होता है कि अगर आप पीवाईक्यू को ही याद करके चले जाएं, तो भी आपके जैसे मैंने 2024 में दिखाया, 23 में दिखाया, और ये प्रीवियस ईयर 10 तक रिपीट होगा कि बार बार क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड रिपीट होगा। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस पार्ट पे। ये तो हो गया कि अगर क्वेश्चन एज इट इज रट लेते हैं तो क्या फायदा होता है, जैसे करंट अफेयर। अब अगर एनालिसिस करके जाते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट में सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक रेट्स। तो भाई किया होगा। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट रेजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट में ये सब नहीं भी हुआ होता, सेकेंड स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है कि नहीं? वो कह रहा है कि जनरली ऐसा माना जाता है कि कंज्यूमर प्राइसेस को राइज जब होता है तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मींस में, मतलब ये बढ़ाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट। तो ये तो स्टैटिक की नॉलेज है ना, तो इसके लिए तो करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ये स्टेटमेंट सही है तो यही तो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर यहाँ हाइक हुई तो हाइक क्यों हुई, क्योंकि उससे जो राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ये तो एक तरीके से स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया ना, भले वो पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट बना के उसको करंट का दिखा रहा है। तो यानी कि ये भले ही करंट का क्वेश्चन हो लेकिन नॉलेज किसकी लग रही है, स्टैटिक की, तो ये इजिली एग्जाम कंडीशन में बन सकता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अगर आपको नहीं भी पता, सेकंड पढ़िए, फिर से कह रहा है यूएस और यूरोपियन। अब जनरली क्या करता है, यहाँ पे देश बदल देता है कि यूएस और यूरोपियन की जगह कुछ और कर देगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे गलत करेगा तो यहाँ पे भी तो गलत होना चाहिए। तो दोनों जगह यूएस यूरोप है, तो इसका मतलब ये तो गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहला बाय डिफॉल्ट ही सही है। दूसरा पढ़िए, ये कह रहा है कि क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यहाँ तक तो सही है, एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब देखिए, कोई भी देश, कोई भी देश भले ही वो अपने अंडर में कंट्रोल लाना चाह रहे हैं किसी भी चीज का, जो रिटर्न में जो चीज वो देंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कभी भी रिटर्न में ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे कि हम अंडर अपने कंट्रोल में कोई चीज लाना चाहते हैं, है ना। डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी लैंग्वेज तो यूज नहीं करता है। अब यूएस भले ही दुनिया में रेजीम चेंज कराता हो, लेकिन वो कहता क्या है कि हम तो डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की भाषा को तो यूज नहीं किया जाएगा ना इंटरनेशनल रिलेशन में। तो पढ़ के ही पता चल जाता है कि यही स्टेटमेंट गलत होने वाला, ये सही हो जाता है। भले ये उसका क्वेश्चन है करंट का, लेकिन इजीली सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा लॉजिक को कॉमन सेंस लगा के। ठीक, वैसे ये देखिए, अब ये किसी को नहीं बताता करंट का। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन फोकस। अब कुछ नहीं पता, लेकिन इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं आप इन चीजों पे गौर करें। ठीक है, इन चीजों पे कोई गौर नहीं करता है, इस चीज को जरा आप ध्यान से समझिए। S3I, ठीक, यहाँ पे ये दे रखा है S3I। एक मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब ये देखते हैं S3I। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस S3I? अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बाकी किसी क्वेश्चन में उसने ऐसा S3I तो यूज नहीं किया है, यहीं पे वो ऐसा S3I या ये सब क्यों लैंग्वेज यूज कर रहा है, बाकी जगह पे वो ऐसी लैंग्वेज क्यों नहीं यूज कर रहा है? आप समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो वो इस तरीके की लैंग्वेज को यूज क्यों नहीं कर रहा है, अलग से S3I देके क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो हिंट कर रहा है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं हम 3 पैरामीटर्स को काउंट कर रहे हैं। अगर वो बाकी जगह ऐसा यूज करता तो समझ में आता। पूरे पेपर में आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे यहाँ पे उसने S3I यूज करने की कोशिश क्यों की और बाकी जगह कोशिश क्यों नहीं की? तो ये आपको वो खुद ही हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर हम S3I यूज कर रहे हैं मतलब कोई 3 पैरामीटर यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका काम ही खत्म हो गया। आपको ये भी नहीं पता करना कि कौन सा 3, कोई 3 कर रहे हैं तो फिर सीधे ही आप ओनली 3 मार दीजिए। तो ये होते हैं कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। भले ही ये करंट से होके आया हो, लेकिन ये है एक्चुअली करंट का नहीं, ये कॉमन सेंस है कि
S3I से वो आपको हिंट कर रहा है कि कोई 3 पैरामीटर यूज हुए होंगे, कौन सा 3 आपको पता करने की भी जरूरत नहीं, तो ये भी एग्जाम कंडीशन में बन सकता था इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए G20 से रिलेटेड सिंपल था। अब ये तो स्टैटिक का है कि वो कैसे कैसे क्या हुआ। अब ये वाला मेन चीज है, और हमें पता है यूपीएससी के पीवाईक्यू से कि जनरली जब भी ये ऐसी लैंग्वेज होती है कि इट इज वन ऑफ द इंडियाज प्रायोरिटी, वन ऑफ द करके जो भी लाइन होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सही होते हैं, तो यानी ये क्वेश्चन सही बन जाएगा एग्जाम कंडीशन में। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर हम इसको ध्यान से करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है ना वन ऑफ द, ये जनरली सही होती है, ये गलत नहीं होती, हमें पीवाईक्यू से पता है, तो फिर ये बन जाता है। भले ही ये करंट का क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़ा होता तो बन जाता। अब ये देखिए बीटा, बहुत से लोग कहने लगे अब तो यूपीएससी पता नहीं सीए लेवल का क्वेश्चन डालने लगी। भाई ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अल्फा, ठीक, बीटा, ठीक, गामा, ये क्या होती हैं? मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं। ये कुछ भी हो, भले ही ये कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक वैल्यू तो होगी। ये तो वैल्यू होती है ना, एक्स वाई जेड हम मान लेते थे 9th-10th में, तो ये कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे होगी तो ये कोई ना कोई वैल्यू। कंसेप्ट कुछ भी हो लेकिन वैल्यू तो होगी ना। ये अगर वैल्यू होगी तो फिर तो ये क्वेश्चन हमें आता है, और फिर इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये क्या है? कोई वैल्यू है, और अगर कोई वैल्यू है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें करना ही क्या है? बीटा कुछ भी हो लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, और कहीं वैल्यू है नहीं, तो भले हमें कुछ नहीं आता, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ऑल कंट्रीज, अब देखिए भाई जब भी ऑल आता है तो हमें सतर्क हो जाना है। ऑल कंट्रीज ऑफ यूएन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट, भाई ऑल कंट्रीज तो कभी कुछ नहीं करती, भले ही अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो। यूएस सपोर्ट करेगा तो रशिया अपोज करेगा, रशिया सपोर्ट करेगा यूएस अपोज करेगा, तो ये तो सीधा ही गलत हो जाएगा। ठीक, आपको समझिए आ रहा है? ठीक, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आएंगे करंट अफेयर्स बेस्ड तो आपको गलत मतलब इजीली टैकल हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि ये किस लिए? इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए। थर्ड में पढ़िए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है इंटरनल माइग्रेशन के लिए। अब या तो वो इंटरनल ग्लोबल माइग्रेशन के लिए होगा या तो इंटरनल, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे ना, तो पहला और तीसरा एक साथ कैसे सही हो सकता है? या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो ये काट दीजिए, तो बस काम खत्म। फिर कह रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव जो है बाइंडिंग है। अब बाइंडिंग तो कोई चीज़ नहीं होती ना, काट दीजिए, हो गया आंसर। मतलब इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा भी इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे लॉजिक। ठीक है, अब ऐसे ही आए ये एपिस्टेमोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्या है कि वर्ड एसोसिएशन करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? एरियल और मेटाजीनोमिक्स। अब जीनोम का मतलब क्या है? डीएनए। एरियल मतलब कोई चीज हवा में, बाकी किसी जगह आप ये दोनों चीजें एक साथ होते नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है? जीन वर्ड तो है जेनेटिक, तो ठीक है, तो ये तो बात सही हो गई कि यहाँ पे वो मेटाजीनोमिक्स की बात कर रहा था और यहाँ पे जीन बात की कर रहा था, लेकिन यहाँ कहीं एरियल की बात नहीं होगी, एयर की। ये क्या कह रहा है? एवियन, एरियल नहीं एवियन, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इधर आइए, एयर की बात हो रही है, ठीक, लेकिन कहीं डीएनए की बात नहीं हो रही, तो ये नहीं होगा। ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यहाँ ना एयर है ना डीएनए। बन गया कि नहीं बन गया? कुछ नहीं पता था लेकिन बन गया। ठीक, तो ये होती है एनालिसिस। ठीक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। इधर भी देखिए डीएनए की बात हो रही है और ऊपर ये क्वेश्चन मैंने बताया कि 2022 से लिफ्ट हुआ। डीएनए मतलब रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज, बन गया। ठीक, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, पहले तो पूरे स्टेटमेंट में कहीं फार्मर वर्ड ही नहीं, पहले तो फार्मर वर्ड होना जरूरी, तो ये तो गलती हो गया। यहाँ पे भी फार्मर वर्ड होगा कहीं लास्ट वाले में, ठीक, स्मॉल फार्मर। लेकिन अब हमें पता है जो दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं में से सही होता है, तो यहाँ मैनी मार्जिनल फार्मर, यहाँ भी मैनी मार्जिनल फार्मर। ठीक, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया आंसर बी या सी में होगा। तो ये होता है एपिस्टेमोलॉजी और पीवाईक्यू एनालिसिस। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज, मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कुल मिला के। इधर देखिए कह रहा है कि फार्मर सरेंडर देयर लैंड। अब ऐसी कभी कोई पॉलिसी कोई दुनिया की सरकार ला सकती है जहाँ पे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स यही हो, क्रोनी कैपिटलिज्म, लेकिन रिटर्न में तो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना सरेंडर देयर लैंड। तो ये तो कॉमन सेंस बेस्ड है कि इसको देखते ही काट दो, तो अपने आप ही आ गया। देख रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन तो यही बन गया कि जिनके बारे में कुछ नहीं पता था, ऑन द गो ही बनाने पड़ेंगे और बन जाते हैं इजिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डेटाबेस क्वेश्चन भी हर साल आते हैं कि डेटा जब भी दिया होगा तो 99% वो गलत होता है। यहाँ क्या कह रहा है? 60%। अब 60% का मतलब गलत ही होना है, तो गलत होना तो सेकंड स्टेटमेंट काट दीजिए। इधर 15 करोड़ 25 करोड़ डेटा है, गलत ही होगा, काट दीजिए। पहला क्वेश्चन बी सही, देखते ही दिमाग ही नहीं लगाना। इधर 18%, तो यानी बी ही गलत होगा, ए वाला सही हो गया। 3.2% पहला ही गलत होगा, तो ईजिली मतलब हार्डली 4 सेकंड लगेंगे तो ये 4 क्वेश्चन भी आपके नहीं पड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं होना, भले ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, लेकिन एक हद से ज़्यादा उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का ट्रेंड जो है वो 2023 में भी फॉलो हो रहा है, भले ही कट ऑफ 74 या 76 चली गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जैसा कि लास्ट टर्म पे भी 2024 में हमने देखा था कि एग्जॉटिक ऑप्शंस बेस्ड या ऑड वन आउट बेस्ड क्वेश्चन। अब चलिए पहले कहाँ से शुरू करते हैं, इधर से देखिए। अब ये धन्य कटक है, ठीक है, क्या है नहीं पता, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर। अब बुद्धिज्म कब आया, एंशियंट इंडिया, तो एंशियंट इंडिया की बात हो रही, महासंघिका। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, कह रहा गांधार, कलिंगा, मगध। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है वॉज धन्य कटक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंदर लोकेटेड, वॉज लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड। अब ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो गांधार कहाँ पड़ता है, गांधार तो पड़ता है अफगानिस्तान में, और ये एक एंशियंट नाम है, ये तो पता है ना कि गांधार अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है और एंशियंट नाम है। कलिंगा उड़ीसा की तरफ पड़ता है, यहाँ पे अशोक ने लड़ाई लड़ी थी, ये भी पता है हमें। मगध आज का बिहार रीजन। अब आप ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, आंध्रा। क्या उस समय आंध्रा था? जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो उसमें इसका नाम क्या है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश वगैरह पड़ता है कावेरी नदी के आसपास, तो वहां पे तो अमरावती है ना भाई। तो ये आंध्रा नाम क्यों दे रखा है, बाकी तीनों नाम तो एंशियंट है, ये यहाँ पे आंध्रा नाम क्यों दे दिया है। एक और चीज, यहाँ पे धन्य कटक, इसको थोड़ा वर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो धन्य को तो अलग हटा दो, ये क्या है, कटक। कटक आज के समय में कहाँ पड़ता है, उड़ीसा की तरफ कहीं, ठीक है ना। कटक तो उड़ीसा, तो इसका मतलब ये नाम कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में रहा होगा, इतनी बात तो समझ में आती है। साउथ में रही होगी तो गांधार तो हो नहीं सकती, तो अफगानिस्तान है। मगध हो नहीं सकती, ठीक। अब इतना हमें जरूर पता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होता है कि कोई चीज अगर उड़ीसा में हो तो हो सकता है वो वेस्ट बंगाल, एंशंट उड़ीसा में रही हो तो आज वेस्ट बंगाल में रही हो, या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इतना तो पता है। तो मगध नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो कलिंग होगा या आंध्रा होगा। लेकिन ऑड वन आउट क्या, अगर ये तीनों नाम उसने एंशंट दिए तो ये भी तो नाम एंशंट देना चाहिए था। आज के परिपेक्ष में पूछ रहा है ना कि ये परमानेंट बुद्धिस्ट सेंटर कहाँ लोकेटेड है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, आंध्रा। ऑड वन आउट, बात समझ रहे हैं आप। अगर ये तीनों एंशंट नाम दे रहा है तो ये भी तो एंशंट दे सकता है, अमरावती क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यही उसको सही ऑप्शन देना, तो अलग से उसने हाईलाइट करके दे दिया। अगर उसको ये भी मतलब टिपिकल ही क्वेश्चन बनाना तो इसका नाम अमरावती दे देगा, या कुछ और दे देगा, होयसला दे देगा, चालुक्य दे देगा, वो भी तो उसी रीजन की बात है। आंध्रा ही क्यों दे रहा है, क्योंकि एडवर्टाइज कर रहा है कि यही सही ऑप्शन है, दिस इज द ऑड वन आउट ऑप्शन या एग्जॉटिक ऑप्शन इन चारों में से, ठीक है। वैसे इधर देखिए, अब एल्यूमिनियम तो हम रियल डे लाइफ में पढ़ते हैं भाई, आ जाता है, कॉपर पढ़ते हैं, जिंक पढ़ते हैं, आयरन पढ़ते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि चौथा ऑप्शन जिंक क्यों नहीं दे दिया, मैग्नीशियम क्यों नहीं दे दिया, जो हम पढ़ते हैं। ये टाइटेनियम जो हम कभी कदार शायद ही मतलब कभी सुनने में आता हो, ये क्यों दे दिया, क्योंकि यही सही ऑप्शन होने वाला है, इसलिए उसने आपको ये ऑप्शन दिया। समझ रहे हैं, यहाँ पे तीनों एंशियंट नाम में ये क्यों दिया, यहाँ पे ये क्यों दिया, जिंक क्यों नहीं दिया, क्योंकि यही सही ऑप्शन होना। अब इधर देखिए, 3/4 ऑफ द वर्ड कोबाल्ट, लॉजिक समझिए। अगर उसको चारों ऑप्शन गलत बनाने, ये अर्जेंटीना का है, साउथ अमेरिका, बात को समझिएगा थोड़ा, साउथ अमेरिका का एक ऑप्शन दिया है, बोट्सवाना का है, अफ्रीका, कजाकिस्तान का है, सेंट्रल एशिया, यानी पूरी दुनिया ही ले लिए, ये भी नहीं सिर्फ अफ्रीका पे क्वेश्चन वो फोकस कर रहा है। अगर उसको ये सी ऑप्शन, मान लीजिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, अगर उसको सी ऑप्शन भी गलत ही बनाना है, सी भी गलत बनाना है, तो इतनी मेहनत वो क्यों कर रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू किया और यहाँ तक लाके लिख के गलत लिखेगा। अरे वो सोमालिया लिख देता है, कीनिया लिख देता है, सूडान लिख देता है, चार ही शब्द तो हैं, फिजी लिख देता है, या कुछ और छोटा सा देश लिख देता है, यूएई लिख देता है। वो इतना बड़ा द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो किस लिए लिखेगा, गलत ऑप्शन बनाने के लिए, जब उसको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं गलत बनाने के, वो पूरी दुनिया में से कहीं से भी बोले चिली लिख देता है, साउथ अमेरिका तक तो गया ही था, चिली लिख देता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इतने उसने ऑप्शन बनाने थे तो गलती ये भी बनाना था, तो वो चिली लिख देता है। चिली क्यों नहीं लिख रहा है, चिली क्यों नहीं लिख रहा है, इतना बड़ा ऑप्शन क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो अलग से आपको एडवर्टाइज करके बता रहा है कि यही सही ऑप्शन होने वाला है। कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस की बात अलग है, रैंडमली नहीं बनता है, वो एक हिंट के साथ बनता है कि यही सही ऑप्शन है, और यही एग्जामिनर का माइंडसेट है जो वो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। हमें बस उसको पकड़ना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब ये तो हम बार बार पिछले 2024 में भी देख चुके हैं कि सिमिलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो क्या होता है। अब ये कुछ इंडियन स्क्वायरल्स की बात हो रही, ठीक, हमें नहीं पता भाई, एग्जाम कंडीशन में तो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो स्क्वायरल्स ग्राउंड में करती हैं, फिर क्या कह रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ ग्राउंड, अब या तो ग्राउंड में वो ये करेगी या तो ग्राउंड में ये करेगी, दोनों एक्टिविटी एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों।
कौन सी सही कौन सी नहीं ये भी पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और आसान हो गया ना। अब तो ये ऑप्शन अब ब्लेसिंग बन गया हमारे लिए, ओनली वन ओनली टू। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ओमनीवरस है कि नहीं। और जब आप बहुत ज़्यादा बार पीवाईक्यू कर लोगे, अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में, मैं ये भी बता दूंगा कि जब भी यूपीएससी ने पिछले 3 बार, इस क्वेश्चन से पहले 3 बार, जब भी वो क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन मतलब ऑप्शन में बना दिया है कि दे आर ओमनीवरस या कार्निवरस या वे, तो ये कभी गलत नहीं बना है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि एग्जाम कंडीशन में ये गलत हो सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू जब आप कर लेते हो तो आपको पता है कि इस ये वाला ऑप्शन जब भी उसने आज से पहले सेट किया है कि कार्निवरस या ओमनीवरस, तो सही सेट किया है, तो इसका मतलब इस बार भी सही सेट किया होगा, तो फिर ये क्वेश्चन इजिली 2 हो जाता। नहीं तो आप ये 2 सॉल्व करके भी कंफ्यूजन में रहोगे। तो ये होती पीवाईक्यू की एनालिसिस ताकत। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ये भी बताऊंगा, ठीक। अब इधर देखिए, इस क्वेश्चन पे बहुत डिबेट हुआ, कोचिंग वालों ने आज दिन तक गलत आंसर डाल रखा है। अब क्या कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में ये दोनों दे रखे हैं और दोनों सही हैं। मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं इतने अच्छे से आता है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे बोल रहा है कंपैरिजन होना है इंडिया और चाइना का, किसके बेस पे? एरिया का। इंडिया और चाइना के बीच में, किसके बेस पे? एरिया के बीच में। अगर इंडिया और चाइना का एरिया के बेस में कंपैरिजन है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं बनेंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं बनेंगे। जबकि सब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं ये दोनों सही है, एनसीईआरटी। मुझे नहीं जानना है, मुझे ये बता यूपीएससी क्या करती है कि इंडिया चाइना एरिया, तो दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं, तो एक सही एक गलत। और ये तो पता ही था भाई गलत है, तो उस हिसाब से इजीली एग्जाम कंडीशन में मेरा 1 बन गया था। जबकि कोचिंग कीज ने और बहुत सारे टॉपर्स भी इस बीच में मतलब लड़ाई में लगे हुए थे कि ओनली 2 आएगा। तो आप समझ रहे हैं, पी वाई क्यू को अच्छे से करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपको सेम क्वेश्चन ये आज भी आप प्रोमिनेंट कोचिंग की इसके आंसर देखोगे 2023 प्रीलिम्स के, तो इसके आंसर उन्होंने 3 दे रखा है, ऑल 3। जबकि भाई सीधी बात है, यहाँ पे कह रहा है व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट, जब वो सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनाएगा, भले ही ये दोनों स्टेटमेंट सही हो, हमें लड़ाई नहीं लड़नी यूपीएससी से। यूपीएससी का एक एल्गोरिदम है, सिमिलर स्टेटमेंट साउंडिंग बनाएगा तो या तो ये सही, कौन सा सही मुझे नहीं जानना है। हो सकता है दोनों सही हो, गलती से दे दी हो, लेकिन जब वो आंसर देगा तो वो इन दोनों में से किसी एक को ही सही मानेगा, किसी एक को ही गलत मानेगा। और उसके बाद हमें बस ये पता करना है ये सही है कि नहीं, तो ओनली 2। तो भले ही कोचिंग फीस और सबका आंसर ओनली 3 आ रहा हो, लेकिन यूपीएससी ओनली 2 मानेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका पैटर्न है। तो पैटर्न से लड़ना नहीं है, उसे सीखना है, उसे सीख के अप्लाई करना है और हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। इधर देखिए, अब इधर आइए, कम्युनिटी रिजर्व नहीं पता। इधर देखिए, पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड, पीपल ऑफ सच, दिख रहा है, अब दिखना शुरू हो रहा है। दोनों सिमिलर साउंडिंग है, दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, एक सही एक गलत। तो कुछ भी हो जाए, ऑल 4 तो नहीं ही होगा। यहाँ पे कह रहा है हंटिंग इज नॉट अलाउड। यहाँ पे अब सीधी बात है, 4 में 2 की तरफ तो हम बढ़ ही जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जब पता चल जाता है एक ऑप्शन यही गलत है, तो फिर आसान बन जाता है ओनली 2 की तरफ बढ़ना, ठीक। इधर आइए, स्तूपा की बात और स्तूपा की बात और स्तूपा। अब भाई थोड़ा सा भी अगर हमने स्टैटिक पढ़ा होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये रेपोजिटरी तो होती है रिलेक्स की, ये भी ठीक। अब अगर हर जगह स्तूपा नहीं दिया, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक की बात है, तो हमको एक बार को लगेगा कि हाँ यार स्तूप का मेंशन बुद्धिज्म में ही तो आया है। लेकिन क्योंकि हमें पता है सिमिलर टॉपिक पे जब बार बार स्टेटमेंट बनेंगे तो सारे स्टेटमेंट तो सही नहीं बनाएगा, तो फिर हमें ये स्केप्टिकल माइंड हो जाता है कि नहीं नहीं, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। हो सकता है कि ओरिजिन जो है वो बुद्धिज्म में ना रहा हो। क्यों? क्योंकि सिमिलर टॉपिक पे सारे स्टेटमेंट यूपीएससी सही नहीं बनाएगा। यहाँ हर जगह स्तूपा 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 वर्ड मेंशन है, तो इसका मतलब कहीं तो कोई स्टेटमेंट गलत बनाया होगा, तो फिर ये इजी बन जाएगा। नहीं पता होगा तो आप ऑल 3 की तरफ भी इंक्लाइंड हो जाओगे, लेकिन आपको पता है कि ऑल टॉपिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों सिमिलर टॉपिक होगा या सिमिलर स्टेटमेंट होगा, तो यूपीएससी सारे स्टेटमेंट सही नहीं बनाएगा। इधर देखिए, जननी सुरक्षा योजना, अब एग्जाम कंडीशन में डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव की बात, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव की बात। अब दोनों जगह यूपीएससी इनके ऑब्जेक्टिव सही नहीं देगा, कोई एक सही कोई एक गलत। कौन सा सही कौन सा गलत ये भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे भी सेम चीज, कोई अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी आई। यहाँ पे लैंग्वेज पकड़िए, सिर्फ ये क्या कह रहा है, प्रोवाइड करता है कोई कोई चीज किसके लिए, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। यहाँ क्या कह रहा है, प्रोवाइड करता है कोई चीज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। अब या तो ये सही, फिर से वही बात, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट या सिमिलर कंसेप्ट होगा तो एक ही स्टेटमेंट सही होगी, एक ही स्टेटमेंट गलत होगी। कौन सा सही कौन सा गलत जानने की भी जरूरत नहीं, ये पैटर्न पकड़ना है हमें। हमें एक एक स्टेटमेंट को समझने की जरूरत नहीं कि ये सही है कि ये गलत। इतना समझ जाओगे ना भाई, एग्जाम कंडीशन में तुम्हारा पेपर बहुत आराम से निकलने वाला है। इधर आओ, इस क्वेश्चन पे भी लड़ाई है। नहीं भरोसा तो आज जाके आप चेक कीजिए, प्रोमिनेंट जो ये आपकी कोचिंग साइट्स हैं उन्होंने इसका आंसर ऑल 3 दे रखा है। जबकि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यहाँ पे भी बात कर रहा है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब भले ही लक्ष्मीकांत में दोनों सही हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सही नहीं बनाएगा। दूसरा, यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो क्वेश्चन को इस तरह देता है कि एक चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दी तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज गलत होती है वो चीज एक्ट में डिफाइन होती, सही होती। तो इसका मतलब अगर मुझे एग्जाम में नहीं भी पता था कि ये सही है, पैटर्न ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज नहीं होती है या गलत होती है और एक्ट में सही होती है, यूपीएससी के पेपर में, रियल लाइफ से मतलब नहीं है। तो फिर ये एग्जाम कंडीशन में बन जाता है ओनली टू। नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे पता है कि यूपीएससी ऐसे ही सोचती है और इस वजह से इसका ओनली टू, और तभी कोचिंग फीस का तीन आ रहा है और आज दिन तक लड़ाई और डिबेट चालू है। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना उस लड़ाई में, आगे बढ़िए। अब इधर देखिए, ये भी सिमिलर साउंडिंग वाला है, लेकिन यहाँ से एक और पैटर्न है जो आपको समझना है, जो यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे इस बात की चर्चा नहीं है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे होम गार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो पहले तो यही देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है होम गार्ड्स कुछ ना कुछ करते हैं, रेस्ड अंडर होम गार्ड्स एक्ट, ऐसा है। यहाँ पे भी रोल ऑफ होम गार्ड्स। अब इन दोनों जगह पे होम गार्ड जो है एक्टिव वॉइस में कि बता रहा होम गार्ड से रिलेटेड ये, होम गार्ड से रिलेटेड ये, आप समझते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस इंग्लिश में। तो दोनों स्टेटमेंट होम गार्ड से रिलेटेड है, जबकि होम गार्ड यहाँ भी लिखा होगा, ठीक। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट होम गार्ड से रिलेटेड एक्टिव वॉइस में है, और जबकि ये वाला होम गार्ड से रिलेटेड पैसिव वॉइस में, कि इतना सब हो गया उसमें होम गार्ड का रोल ये है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों सिमिलर साउंडिंग, दोनों सिमिलर टॉपिक पे तो रेस्ट है क्वेश्चन, लेकिन ये दोनों एक्टिव वॉइस हैं, तो इसका मतलब अब इन दोनों में से ही कोई एक स्टेटमेंट यूपीएससी सही बनाएगा, कोई एक गलत बनाएगा, दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं, और ये वाले को अलग इसकी मेरिट पे हमें देखना है। तो अब वैसे तो तीसरा सही था, तो फिर एग्जाम में ओनली 2 हो गया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर तीनों जगह पे वो आ रहा है तो जहाँ पे दोनों एक्टिव वॉइस वाले हैं उनमें से ही कोई एक सही होगा। इधर देखिए, चलिए, यहाँ पे भी ये बात हो रहा है जीसीएम की, तो इसमें बाद में आएंगे, पहले इधर देखिए, ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन जीसीएम, और जीसीएम के ये हैं। अब यहाँ भी जीसीएम के बारे में बात हो रही है एक्टिव वॉइस में, यहाँ भी जीसीएम के बारे में बात हो रही है एक्टिव वॉइस में। अब या तो वो ये सही बनाएगा या तो ये सही बनाएगा, दोनों सही नहीं बनाएगा, दोनों एक साथ गलत भी नहीं बनाएगा, ठीक है। और इसको अलग से इसकी मेरिट पे हमें डील करना होगा। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट वो यूपीएससी सही नहीं बनाएगा। इधर आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात हो रही है एक्टिव वॉइस में, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव वॉइस में, या तो ये सही या तो ये सही, दोनों को वो एक साथ सही नहीं बनाएगा, दोनों को एक साथ गलत नहीं बनाएगा। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात हो रही पैसिव वॉइस में, तो इसके इंडिविजुअल मेरिट पे इस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, तब जाके ये ओनली टू बन जाएगा। बात आ रही समझ में, किस तरीके से वो फ्रेम करता है। तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखेगा कि हर जगह दो स्टेटमेंट वो एक्टिव वॉइस में बनाएगा और एक स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में। जनरली पैसिव वॉइस वाला वो सही ही बनाता है तीनों जगह पे, आप समझ रहे हो ना। ये चीज आपको पकड़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि बस इतनी ट्रिक्स लग रही हो, तो बहुत कुछ सकता है, फिर वो तो कंप्लीट पेपर डिस्कशन लगेगा, आगे कभी मैं कर दूंगा अपने चैनल पे। लेकिन यहाँ से हमें एक ब्रॉड थीम और ब्रॉड पिक्चर पकड़ने की जरूरत है कि क्या, कि अगर हम 2023 पेपर को अच्छे से एनालाइज करें तो हम देखें कि 54 क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर देखा था करंट के बेसिस पे कितने सॉल्व हो रहे हैं 17, जबकि स्टैटिक के बेसिस पे कितने सॉल्व हो सकते हैं 54। तो ऑब्वियसली किसी की स्टैटिक इतनी भी मतलब अच्छी नहीं होती कि 54 के 54 ही सही कर लोगे। लेकिन ये है कि अगर 54 क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टैटिक बेस्ड, आपने अच्छे से स्टैटिक कर रही है, तो कम से कम ये है कि भाई 35 तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए या 34 तो हो ही जाने चाहिए, ठीक है। उतना कर लेते हो, करंट नहीं भी किया है तो कट ऑफ आपकी 76 गई थी, अगर आपने 34 श्योरिटी सही कर लिए तो 68 तो यही हो गए, तो 8 ही नंबर तो बचे, तो 4 तो आ ही जाते हैं। उसके बावजूद आप देखिए 69 क्वेश्चंस ऐसे थे, क्योंकि अब तो ये भी नहीं पता करना ना कौन सा सही कौन सा गलत। तो अब यहाँ पे जो पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे जो ट्रिक्स हैं वो और इजीली लगती हैं, काम आसान हो जाता है। तो 69 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि इजीली सॉल्व किए जा सकते थे यूजिंग पीवाईक्यू, चाहे एनालिसिस बोल लो, स्किल बोल लो, एप्टीट्यूड बोल लो या एल्गोरिदम बोल लो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, और 69 अगर सही हो रहे हैं तो गलत भी तो हुआ होगा, तभी तो कट ऑफ नीचे गई, तभी तो लोगों की मतलब हालत खराब हुई थी। तो वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 6 क्वेश्चन गलत हो रहे थे 2024 में। 2023 में कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर ट्रिक्स लगाने की कोशिश करोगे तो गलत हो रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 69 सही, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 1/3 नेगेटिव होता है। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आप लेस कर दीजिए, तो नेट क्वेश्चन कितने सही हुए, यहाँ स्टैटिक और प्लस एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, खाली स्टैटिक और एप्टीट्यूड या पीवाईक्यू एल्गोरिदम वाली बात कर रहा हूँ। इसको लगा दें तो आप नेट के नेट 64 क्वेश्चन सही कर सकते हो इस एग्जाम में, और 64 का मतलब है कि आपका बन जाएगा जो स्कोरिंग है, मार्किंग है वो 128, जबकि कट ऑफ कितनी गई थी इस साल, जस्ट 76। तो आप समझ रहे हो
ये होती है ताकत। जबकि हम मैंने दिखाया 8 या 9 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही लिफ्ट होके आ गए थे, वो तो पीवाईक्यू से वर्बटम। तो अगर 76 कट ऑफ है, 8 क्वेश्चन तो डायरेक्टली लिफ्ट होके आ गए, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, तो 16 तो यही हो गए। यानी आपको अपनी मेहनत से कितने लाने थे? 60 मतलब 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सही करने थे। और टोटल क्वेश्चन आए कितने थे स्टैटिक बेस? 54। तो अगर 8 तो वो हो गए, 8 ये कम कर दूं तो 46 में यानी 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक के भी हो सकते थे भाई, 46 में 30 क्या नहीं होंगे अगर आप स्टैटिक करके जाइए। तो यानी इसका मतलब हम एक कंक्लूजन पे आना चाहें तो अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू को रट के चले जाते हैं, प्लस फिर पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, सारी ट्रिक्स वगैरह लॉजिक समझ लेते हैं, एल्गोरिदम। और ये तो हम बहुत ऊपर ऊपर की पेरीफेरी चीज समझ रहे हैं, मतलब अगर आपको लगा आपका इंटरेस्ट दिखा तो मैं आगे बहुत कोर में जाके भी समझाऊंगा कि कैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, एनालिसिस के बेसिस पे। तो आप समझ रहे हैं 76 कट ऑफ था आपका 128। अब मान लो एग्जाम कंडीशन में सारे सही नहीं होंगे, हो सकता है और ज़्यादा आपसे गलत हो गए, भाई कितने गलत होंगे? 5-6 और गलत होंगे, 10 गलत होंगे, तो भी मान लेते हैं कि आपने इसमें भाई 9 क्वेश्चन और गलत कर दिए, तो यहाँ का आपका हो जाएगा 24, ठीक। तो आपके गलत हो जाएंगे 24। तो अगर गलत 24 हुए बढ़ के, तो सही वाला जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? सही वाला भी इधर कम हो जाएगा, 9 कम कर दो 60। तो अगर आपके 60 ही सही हुए होते और 24 गलत हुए होते, तो 24 का मतलब यहाँ पे 8 लेस कर दें, 8 लेस कर दें का मतलब नेट 52 का सही, तो भी तो आपका 104 हो जाता, कट ऑफ 76 ही तो था। तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करके चले जाते हैं और उनकी एनालिसिस करके चले जाते हैं, और नहीं भी करंट पे उतना जोर रहता है, तो भी आपका पीवाईक्यू या प्रीलिम्स जो है नहीं रुकने वाला, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ईजिली आपका पेपर क्रैक होने वाला है और आप मेंस लिखने वाले हो, ठीक है। तो आई होप ये जो 2 साल की मैंने एनालिसिस की है, इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और कुछ तो आपके जो नर्व्स हैं वो काम हुए होंगे, और अब आपको थोड़ी एक स्टेबिलिटी माइंड में आई होगी कि इतना जो हवा बन रखा करंट अफेयर्स का, इसके पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं है, हमें मेंस अच्छे से प्रिपेयर करना है दिसंबर तक या हो सके जनवरी तक, और उसके बाद पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर इजीली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो उसको क्रैक किया जा सकता है। करंट अफेयर्स के पीछे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी देने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो आई होप हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, दिस एक्सरसाइज मेड सम सेंस टू यू एंड हैव हेल्प्ड यू ऑल। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो लाइक और कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे यहाँ तक सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अप्रिशिएटिंग आवर इनिशिएटिव। So thank you for watching. Thanks.